Let me see all of you with whole heart and soul. सबको मैं देख लूं, मेरे बच्चों को कि कहाँ गायब थे. And I'm so happy to see all of you here. I will not waste your time and my time by asking your results and name. I know you must have done very well in the examination. And if you have not done well in the examination, don't you worry about it. बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ पूरी टीम नाटा खड़ी है, राइट? और उसमें एक पागल आदमी है, एक गया है, दूसरा आ गया है, राइट? जो आपके साथ पूरे समय खड़ा रहेगा, जैसा 11th में खड़ा था. 12th में थोड़ी सी खिंचाई ज़्यादा होगी. खिंचाई ज़्यादा होगी का अर्थ क्या करोगे सर? ऐसा उल्टा लटका के पीटोगे? नो नो नो. थोड़ा सा बच्चों, सिलेबस हमारा डबल है, लेकिन घबराना नहीं. नंबर 1. नंबर 2, स्कूल में स्टार्ट विथ सम अदर थिंग. If I'm not wrong, somebody must be studying company in the school, maybe third work in the school. If they have done this, need not to worry. Let them do what they are doing. What I am saying, pay attention in the school when you are sitting in the class. Listen everything what your teacher is teaching, because he is also teaching and you have paid more than me to him. So enjoy that as well. लेकिन यहाँ जब हम आ रहे हैं ऑल्टरनेट डेज पिच डेज, तो फिर हम एक मिशन के साथ यहाँ खड़े होंगे, राइट? पर डे का एक डिसीजन होगा, और मेरी ये सेकंड क्लास होगी, तो इसमें मेरे आने का टाइम होगा. जाने का अपना जब तक मन होगा, अरे सर आज 2 और करा दो, तो आई विल नॉट गो एनीवेयर, मैं वो 2 एक्स्ट्रा करा के जाऊंगा. क्लियर होगी बात? तो इट विल बी आर मस्ती की पाठशाला, विच वी ऑलवेज कॉल इट अ डे, राइट? कि सर आज कल टेस्ट है, ये 4 कराओ, तो वो 1 घंटा 10 मिनट हो गया है, उसके बाद भी मैं ना कभी बोल दूं, उस दिन के बाद मेरे को मत हलो करना, सिर्फ पढ़ना. ये आपको मालूम है, मैं आप ही मना करोगे बच्चों, राइट? तो बहुत अच्छा, आपका स्वागत है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर डूइंग वंडरफुल इन क्लास 11. इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव द टारगेट, डोंट यू वरी अबाउट इट. क्लास 12th हम फोड़ देंगे सब मिलके. So let's do a little review of the whole syllabus, right? In few minutes, not more than that. As everyone knows, there are 3 books, right? Book 1, Book 2 and Book 3. हम सबको पता है. Book 1 refers to partnership, right? That is from conceiving and basic idea कि कहाँ से partnership जन्म लेगी और कहाँ dissolution पर end होगी, right? So you are not supposed to study पार्टनरशिप एक्ट 1932. इट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट पार्ट ऑफ इट. कुछ 3-4 सेक्शन होंगे, कुछ 5-7-10 प्रोविजन होंगे, दैट्स ऑल. बट व्हाट इज एक्सपेक्टेड, हमसे क्या चाहती है सीबीएसई? सीबीएसई चाहती है कि आप इंसेप्शन से डिसोल्यूशन तक की पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखो. क्या चाहती है? डिसोल्यूशन तक की अकाउंटिंग सीखो. तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर नया आया बिजनेस में, कैपिटल आया तो क्या करना है. आपको पता होना चाहिए पार्टनर गया तो कैसे एडजस्ट करना है. आपको पता होना चाहिए कि अगर रिटायरमेंट नया पार्टनर आया बीच में तो क्या करना है, राइट? अगर कोई रेशो चेंज हो गया तो कुछ करना है क्या. ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं. एंड वन थिंग बेटा, इन द फर्स्ट बुक, जिदेश थोड़ा सा आप सब साथ देना, पहला 1.5 महीना गाड़ी स्लो लगेगी. अरे यार सर 11 में तो जनरल एंट्री के बाद आपने स्पीड अपने आप बढ़ गई थी, तो वैसा ही यहां भी चलेगा बेटा. क्यों? बेसिक फंडामेंटल चेंज इन पीएसआर और एडमिशन, दिस सीम्स टू बी ओनली 2 टॉपिक्स, बट इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 40% ऑफ पार्टनरशिप. क्यों? जैसे ही एडमिशन खत्म हुआ, 2 हफ्ते में रिटायरमेंट डेथ अमूमन हो जाएगा. क्यों? 60% पार्ट इज द सेम विच वी हैव डन इन बेसिक एंड एडमिशन. तो जो एक्स्ट्रा है वही पढ़ाना है मुझे. जैसे एक एग्जांपल दूं कि मैंने आपको रिवैल्यूएशन बनाना सिखा दिया. क्या बनाना सिखा दिया? ये अब आपका माई बाप है 35 नंबर में, हर जगह बनेगा. पार्टनर्स कैपिटल बनाना सिखा दिया. ऐसा कोई सवाल ही नहीं होगा अदर देन जनरल एंट्री, इवन जनरल एंट्री में भी, कि हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाए. तो वंस यू हैव लर्न दिस थ्रू फ्यू थिंग्स, अगेन आई एम नॉट सपोज टू टेल यू, यू विल बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन. सो थोड़ा सा टाइम स्लो लगेगा. स्कूल में अगर शुरू हुआ है, दे में गो लिटिल फास्ट बिकॉज दे वांट टू गेट देयर एडमिशन सिलेबस डन. उनको तो पूरा ही करना है सिलेबस. लेकिन यहाँ सिलेबस करने की कोई होड़ नहीं है. आप सबको अच्छे से पता है, हमने पूरा रिवीजन किया बच्चों, फुल. उसके बाद भी टाइम बच गया था, राइट? तो इस बार भी यही होगा, हमारा रिवीजन होगा, फिर हमारे पास टाइम होगा बच्चों. सो नीड नॉट टू वरी, बहुत प्यार से हम चीजें चलाएंगे. सेकेंड बुक है कंपनी अकाउंट्स. इट इज सेड कंपनी अकाउंट्स बच्चे, बट इट इज ओनली अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर. सो इट इज ओनली 1 chapter which is given for almost 25 marks, divided into 3 parts: normal and pro rata and debenture. Need not to worry. Again, the third book is very interesting, and it is
going to test your intelligence, not hard work. You will be doing cash flow. कैश फ्लो एक ऐसी चीज है बच्चों जो पढ़ोगे तो आप 12th में, लेकिन बीबीए करोगे, एमबीए करोगे, सीए करोगे, सीएफए करोगे, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ऑफ फाइनेंस में आगे पढ़ोगे बच्चे, कैश फ्लो इज गोइंग टू बी द सेंट्रीफ्यूगल थिंग, कि ये आएगा ही आएगा, आपको करना ही है। तो सर यहाँ क्या होगा? यहाँ बेसिक्स होगा, राइट? जैसे एबीसीडी, अब आपको जर्नल आती है, एवरीबडी नोज जर्नल से, यस और नो? वी नो द रूल, डेबिट व्हाट and credit what goes, we understand, but we have made it different, all debit then all credit, है ना? Then we have 13 players, कौन कौन से थे वो? इनफ्लो, मैं इनफ्लो बोलूंगा तो आपको उसको बताना है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, आउटफ्लो, है ना? एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, प्रॉफिट, एसेट, लाइबिलिटी, ड्रॉइंग्स, डेबिट। नाउ आई कैन बेट अपॉन दिस, पूरी दुनिया का कोई बंदा लाके 2 इस 13 से 14वीं चीज बता दे। अच्छा, तो क्या सर यही चीज 12th में होगी? 1000%। यही चीज फाउंडेशन में होगी 2000%। यही चीज सीए में होगी 5000%। बदलेगा क्या? अकाउंटिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 13 प्लेयर्स जो अपन ने आईपीएल की टीम बनाई। अगर ये ढूंढना पड़ता है बस इसमें कि इस ट्रांजैक्शन में इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो, है ना? एक्सपेंस हुआ कि लॉस, इनकम हुआ कि, अगर आपको ये पता चल गया कि इससे ये हुआ है, देन यू नो बेटर देन ऑल ऑफ अस कि सर इसको डेबिट करना है या क्रेडिट। गेटिंग माय पॉइंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिंग योर कॉन्फिडेंस टू द लेवल, बॉस आई एम हियर एंड आई विल डू मच मच बेटर देन व्हाट आई डिड इन 11th, क्योंकि 11th में मैं बच्चा था, मैं पहली बार पढ़ रहा था। 12th में मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे एंट्रीज आती है, मुझे अकाउंटिंग समझती है, तो हमारा टारगेट 90+ होगा। और इस बार फिर आप देखना अपने पास फिर 100 आएंगे, 99 तो लिख के दे देता हूं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं जब नहीं आए हो आईएएस, तो आपके भी आएंगे, राइट? सो लेट्स डू द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। ऑल ऑफ यू रेडी, यस और नो? ग्रेट। सो प्लीज नोट, यस डियर, पूछिए। बेटा सुनो, syllabus wise almost it is same, right? 1 or 2 topic if different, I'll definitely help you separately, need not to worry, okay? जैसे एमपी बोर्ड का भी 1-2 बच्चे होते हैं हमारे पास, उनका कोई 1-2 टॉपिक इधर उधर है, सो यू नीड नॉट टू वरी। अपन सारा कॉमन टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं, फिर जो स्पेशल टॉपिक्स है उसको अलग से आपके लिए हेल्प करेंगे, ठीक है? वेरी गुड। वीडियो चालू कर लो तो और अच्छा लगेगा। भुवनेश जी, मेरी कलम है ना? चलिए, सो नोट डाउन फर्स्ट थिंग। सबसे पहले हम, पहला दिन है बेटा मेरे लिए, आपका पहला दिन नहीं है, यू ऑलरेडी हैड अ इंडक्शन एंड यस्टरडे यू हैड अ क्लास, राइट? तो सबसे पहले आप जिसको मानते हो या नहीं मानते हो, एक बार प्लीज फोल्ड योर हैंड एंड ask the blessings of your parents that, oh almighty dear parents, please bless us to do great best and should blossom at our fullest potential. God bless, amen, ओम। चलिए, हमेशा जब भी कोई काम करो कुछ मत याद करो, सिर्फ अपने पेरेंट्स का ब्लेसिंग लो, उनसे बड़ा कोई नहीं है। आई ऑलवेज डू इट एंड आई एम फ्लरिशिंग, राइट? चलो, सो स्टार्ट करें। लिखिए, परफॉर्मेंस एट एनी कॉस्ट, ये लेट ही आना है, चल अंदर। परफॉर्मेंस एट एनी कॉस्ट, ये क्यों रहा है भाई? बिकॉज परफॉर्मेंस मैटर्स एट लास्ट, ये हमारा ब्रह्म वाक्य है। हम इस पे लड़ेंगे पूरे साल अकाउंट्स को, है ना? बहुत बार मन खराब होगा बेटा, लेकिन मन नहीं खराब करना। और सर ये तो आ ही नहीं रहा है, 10 बार पूछो। क्यों? चेस्टी कहाँ गई? कृष्टि 10 बार पूछ सकते हैं, सर बताते हैं, है ना? व्हाट्सएप पे भी कर देते हैं सर मेरे को मैसेज कि सर इसका आंसर बताओ, तो मैं बता देता हूँ, नो इशू। सो ये सेंटेंस क्या बोलता है हमको, इसको अंदर उतारो। परफॉर्मेंस एट एनी कॉस्ट का मतलब हर कीमत पे हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में हर व्यक्ति आपका परफॉर्मेंस ही देखेगा। किसी के रिजल्ट पे लिखा हुआ नहीं आएगा कि मेरे को टाइफाइड हो गया था, मेरी बहन की शादी थी, मैं डिप्रेशन में था, उसका मैसेज नहीं आया था और मैं बहुत दुखी थी, कुछ नहीं चलेगा। रिजल्ट में सीधे नंबर लिखे जाएंगे और ग्रेड लिखी जाएगी। तो आपको हर परिस्थिति में, हर मुश्किल स्थिति में केवल परफॉर्म करना है, लेकिन घबराकर और डिप्रेशन में नहीं जाना है।
ट्वेल्थ सीबीएसई एग्जाम में 90% लाना एक सिंसियर बच्चे के लिए केक वॉक है, मैं लिख के दे रहा हूं, केक वॉक है। सिंसियरली जब स्कूल में पढ़ा रहे पढ़ाई करिए, जब मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ाई करिए, वर्कशीट पढ़िए, होमवर्क करिए, कोई माय का लाल रोक नहीं सकता 90% आने से। लेकिन आपने जितनी मटरगश्ती करी फिर फंसोगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक नेम्ड एज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनरशिप? फंडामेंटल्स ऑफ partnership. So what is partnership? How do you define what is partnership? Anybody? You must have done in class 11. Come out one by one. Wonderful. बहुत बढ़िया लाइन. Anybody else want to add to it? एग्रीमेंट है दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स के बीच में. once it the agreement is done, then they become partner. So agreement was not between the partner, it is between two individuals, persons, right? Then they become partner. What else? Yes, they share risk and reward. क्या मेरे को पढ़ाना ही नहीं पड़ता है, सब इनको पता है. वेरी गुड. दे शेयर रिस्क एंड. ऑनलाइन बच्चों वीडियो चालू करके बोलिए मन में, भले आप इसमें माइक में मत बोलिए, बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक एंड रिपीट, इट इज गोइंग टू हर्ट योर मेमोरी एंड रिटेंशन. सो सेकंड हुआ रिस्क एंड रिवॉर्ड. अभी मैं इसको बताऊंगा. और कुछ मन में आ रहा है? व्हाट इज पार्टनरशिप? एग्रीड. चलिए और बताइए, खुल के बोल. यस, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. क्या बोला मैं? अभी मैं पूछ रहा हूं, फिर मैं इसको समझाऊंगा, फिर अपन इसको लिखेंगे, और फिर भी नहीं आएगा तो अपन क्या समझ में है ना? तो अभी अपन पूछ रहे. ठीक है, तो मोटा मोटी तौर पे पता है सर पार्टनरशिप क्या. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट लिसन टू मी, देन आई विल आस्क यू टू राइट पॉइंट, नॉट नाउ. व्हाट इज पार्टनरशिप? In a very simple language, partnership can be understood as a combination or agreement or amalgamation or meeting or joining of two individual or more than two individual, those who have mutually agreed to enter into the contract of sharing risk reward and conducting a legal lawful business activity, legal lawful business activity for earning of their livelihood, where one is acting for all and all are liable for one's action, right? So such kind of combination, such kind of relation between two or more individual, which is going to be 50 and 100 under dispute, abhi clear nahi hai, right? But it is at present maximum in banking and normal business case, right? Such combination of commercial nature between two or more people, which is governed by Indian Partnership Act 1932. और याद रखने के लिए 1942 लव स्टोरी, तो दिमाग में रहेगा कि ये है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप. अब सर ये बोल दिया, बड़ा अच्छा लगा हमें, कुछ दिमाग में आएगा, बड़ा अच्छा लगा. हाउ टू रिटेन? तो फर्स्ट पॉइंट, टू और मोर इंडिविजुअल, टू और मोर इंडिविजुअल, दो या दो से अधिक. मैक्सिमम नंबर क्या आ गया? 50 and 100. नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखेंगे, म्यूचुअल अग्रीमेंट. ठीक, म्यूचुअल अग्रीमेंट. दो या दो से अधिक लोग. और व्हाट यू मीन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट? आराम से पढ़ो, घबराने की इतना स्लो, एक एक चीज बताएगा. हाँ, जितना बताएंगे अच्छा रहेगा. बोलिए. नो, ना ना, म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब है, हाँ बोल बेटा. म्यूचुअल का मतलब है जिसपे बिना किसी दबाव,
बिना किसी प्रेशर के अपने मन से एक दूसरे के साथ आना। जैसे वी ऑल आर इन म्यूचुअल एग्रीमेंट टू स्टडी इन नाटा विद पुष्पेंसर एंड पुष्पेंसर इज इन म्यूचुअल एग्रीमेंट विद ऑल ऑफ यू टू टीच यू। इज इट ओके? सो इट इज व्हाट? किसी ने बोला क्या चिदेश के खोपड़े बंदूक रखी, कल मिलना नहीं तो ठोक दूंगा, तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है। जबरदस्ती और अब सर को बुरा लगेगा तो मैं जाता हूं, ये भी म्यूचुअल नहीं है। मन से, पूरे दिल से, हृदय से, पूरे होशो हवास में, सुन लेना क्रिस्टी, होशो हवास में। पागलों का काम नहीं, अपन पागल लोग हैं। सो दिस इज म्यूचुअल एग्रीमेंट। नंबर 3, शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस बिकम्स अ राइट वर्ड, बट बेटा थोड़ा सा अपन रिवॉर्ड और रिस्क लिखते हैं ना, तो इसमें सब चीजें इंक्लूड हो जाती है ना, राइट? शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस भी सही है, कुछ गलत नहीं, बट रिस्क रिवॉर्ड बड़ा टशन। ठीक, रिस्क मतलब क्या? कोई भी रिस्क होगी उसको सब मिलकर शेयर करेंगे, कोई भी रिवॉर्ड होगा वो सबको मिलेगा, राइट? वो प्रॉफिट के रूप में है, वो रिटर्न के रूप में है, वो अच्छी गुडविल के रूप में है, राइट? वो नाम के रूप में। खराब भी होगा तो मैं है, रविजीत सर है, तो हम दोनों साथ हैं, तो हम दोनों अच्छा भी इंजॉय करते हैं साथ में, बुरा भी सहन करते हैं। एंजॉय तो कोई नहीं करता बुरा, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड तो है। नेक्स्ट 4th है, एक वर्ड लिखो, कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। चल जा भाई, कॉम्पिटेंट इसका सेल बदलना पड़ा, कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या, कोई बताएगा? मतलब ये किससे संबंधित है कि कौन पार्टनरशिप में हो सकता है और कौन बाय लॉ नहीं हो सकता, उसके लिए वर्ड यूज किया कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट अंडर कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम साथ में कार्य करेंगे, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, राइट? वो टाइम बेस हो सकता है, वो लाइफ लॉन्ग हो सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें लीगल अग्रीमेंट है बिटवीन 2 पीपल फॉर एनी कमर्शियल और एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल और अदर में बी अदर देन दिस एस्पेक्ट, राइट? जैसे अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि सब हम आपकी फिल्म करेंगे, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया नाटा से कि मैं आपके यहाँ पढ़ाऊंगा, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो कौन इसको करने के लिए कॉम्पिटेंट है, ये बताए, ये बताएंगे। तो आंसर है पर्सन मस्ट बी अबव 18, मैच्योर्ड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। अब मन में आगा सर 11 में तो हमने पढ़ा कि वो माइनर कैन बिकम पार्टनर। आई एम नॉट into disagreement, but there are certain condition. Normally one major and one minor, 2 minor cannot become legally partner. So normally person has to be above 18. Number 2, should be of sound mind, जिसका खोपड़ा सही हो, पागलों का काम नहीं है, mentally fit होना चाहिए। Number 3, इंसॉल्वेंट ना हो, दिवाला निकला हुआ आदमी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। चौथी बात, उस पे किसी प्रकार का अभियोग, मतलब कोई मुकदमा जो कि क्रिमिनल केस ना हो, और भी कुछ है पर 3-4 तो पहले दिन समझ में आना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति अगर हैं तो वो फिर पार्टनरशिप में इंटर नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, सामान्य लोग हैं, राइट? तो एक आदमी और एक सरदार भी पार्टनर हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज हाउ द कॉम्पिटेंसी इज जज कि ये होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, मेरी तरफ देखो, इसको मोर पीपल, मैक्सिमम नंबर, दूसरा म्यूचुअल एग्रीमेंट, तीसरा रिस्क एंड रिवॉर्ड, चौथा कॉम्पिटेंट टू इंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा लिखिए डूइंग लीगल लॉफुल बिजनेस। अरे भुवनेश भाई, इसकी बदलना पड़ेगी, लॉ वाला बिजनेस, शेयर सेल खत्म हो रहा। डूइंग लीगल लॉफुल बिजनेस, इसका सेल लाना पड़ेगा यार, अब रुक रहा है थोड़ा थोड़ा सा, कल ले लेंगे ना। लॉफुल बिजनेस मतलब क्या, लीगल बिजनेस क्या, कि वैसा बिजनेस जिससे सोसाइटी, समाज, देश और कानून एक्सेप्ट करता हो। हमने खड़े हो गए 4 कि मैं बहुत पहलवान, जैसे हमारे है ना तीर्थेश, कि आज शाम को पीछे बैठा भाई, ये दोनों मिलकर रोज निपटाएंगे। तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, पड़ोस वाले को, तू क्या निपटाएगा, तेरे को फेंक देंगे। तो वो बोले हम ऐसा करेंगे, तो वैसा बिजनेस अलाउड नहीं है। जैसे अब रवि जी सर आ गए तो अपन तो डर ही गए, डर गए हम तो। तो जोर जबरदस्ती का इलीगल, जो या इलीगल का मतलब गंदा बिजनेस नहीं, कानून के अनुसार कुछ चीजें देशों में प्रोहिबिटेड है, तो वो बिजनेस कर नहीं सकते, तो उनका बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल एंड लॉफुल, राइट?
अरे तुम जाओ। तो लीगल एंड लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। तो मोटा 5 पॉइंट, आगे भी एक दो और ऐड हो जाएंगे इसमें, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये 5 पॉइंट को आप एक पैराग्राफ में लिखेंगे या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे तो आपकी पार्टनरशिप की मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स 10 मिनट में तैयार हो गई। राइट, अब मैं इसको कनेक्ट करके बोलता हूं, इसमें एक दो चीजें और ऐड हो जाएगी। तो व्हाट इज पार्टनरशिप, एक और लिखो इसमें, वो तो भूल गया। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, मेरे को याद आया, बताई थी मैंने, लिखा नहीं। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, इसके आगे क्या लिखना है? वन इज एक्टिंग फॉर ऑल आर लाइबल फॉर वन सेक्शन। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। चौथा छठा पॉइंट ये होना जरूरी था, ये मिस नहीं कर सकते बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब क्या, जैसे हम सब पार्टनर है, क्योंकि 50 अलाउड है। 3 लोग घूमने गए सिंगापुर और वहां पर कोई अच्छी मशीनरी समझ में आ गई, तो 3 लोगों ने परचेज कर ली। अब उस मशीनरी की कीमत की देने की लाइबिलिटी खाली 3 की नहीं है, हम सारे के सारे लोगों की, क्योंकि इट इज मींस वन इज एक्टिंग फॉर ऑल एंड ऑल आर लाइबल फॉर वंस एक्शन। और अगर आप ऐड करना चाहो तो फालतू बहुत सारी बातें, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं, ये वो, इसका कोई अकाउंटिंग से अभी कोई ऐसा नाता डायरेक्ट है नहीं, डिसोल्यूशन में आएगा। तो दिस इज ऑल अंडरस्टूड एज व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। क्लियर? तो अब मैं वापस बोलता हूं, आपको आप नहीं लिखना है, आपको ये पॉइंट से लिखना है, पैराग्राफ लिखा जाएगा। तो लिसन टू मी इजीली। नाउ somebody asked define partnership, explain partnership, what do you mean by partnership? तो हमारा आंसर शुरू होगा, a partnership can be understood as a relation or contract between 2 or more individual, those who are competent to enter into contract, ready to share their risk and reward, their efforts, their resources, where one is acting for all and all are liable for one's action, doing a legal lawful business to earn their livelihood, sharing their risk and reward, which is governed by Indian Partnership Act 1932, is known as partnership. Clear? हाँ ना बोलेंगे? ग्रेट। सेकेंड पार्ट, तो सर इसमें एक वर्ड आया म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट को अगर टेक्निकली बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट का? वेरी गुड, कौन बोला ये? पार्टनरशिप डीड। तो डीड क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? अरे वाह, सब बोलना चाहते हैं, एक 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 एक, एक। ये कोठारी जी चालू, वेरी गुड। सेट ऑफ रूल्स डिफाइन, और ये क्लास का मजा आता है फिर, बोलो। वेरी गुड। तो यूं कहूं कि जो तुझे पसंद जो मुझे पसंद वो लिख लेते हैं और उस पर दोनों साइन कर लेते हैं, राइट? तो तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, सारे पॉइंट्स ड्राफ्ट कर लेते हैं और दोनों अंगूठे लगा देते हैं, तो वो क्या बन गई? पार्टनरशिप डीड। ये हुई समझने की बात, एग्जाम में नहीं लिख सकते ऐसा। एग्जाम में क्या लिखेंगे? तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली बेटा एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन क्या जरूरी है कि ये डॉक्यूमेंट हो? द आंसर इज नो, वो ओरल भी हो सकता है। लेकिन ओरल को हम डीड का दर्जा कानूनी तौर पर देने में असक्षम है या असहाय हैं। सर क्या शब्द बोल रहे हो? हेल्पलेस। बिकॉज इफ यू से कि अब ऐसा बोला था, मैं बोलूं ऐसा बोला था, तो देयर इज नो प्रूफ कैसा बोला था। बट इफ समथिंग इज रिटन देन इट इज अ प्रूफ, राइट? इसीलिए अकाउंटिंग बोलती ना कि पहले लिख पीछे दे, और भूल पड़े तो कागज से ले। पहले लिख पीछे दे, पहले लिख ले कि ये 2 रुपए आपको दिए, राइट? और अगर भूल गया 10 साल बाद तो वो कागज में जहां लिखा है वापस उससे पता लगेगा, राइट? तो सिस्टम हमेशा बिजनेस का सिस्टमेटिक होना चाहिए। सो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? अ रिटर्न, रुको रुको पहले सुनेंगे फिर मैं पॉइंट लिखाऊंगा फिर कंप्लीट करेंगे। अ रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट, ओके सर, विच इज कंटेनिंग ऑल द टर्म्स, कंडीशन एंड प्रोविजन। सब इसको सिनोनिम की तरह यूज करते हैं, तीनों में अंतर है। टर्म्स अलग होती है, प्रोविजन अलग होते हैं और कंडीशन अलग होती है। डिपेंड करता है कि किसी में हो किसी में ना हो। आर यू गेटिंग? विच कैन बी टेकन एज अ इंटरनल बायलॉ फॉर द बिजनेस। कैसे लिया जा सकता है वो? इंटरनल बायलॉ, मतलब कि भाई
यही गवर्न करेगा। जैसे क्लास 11th में आपने कंपनी पढ़ा, तो उसमें दो डॉक्यूमेंट पढ़े थे, मेमोरेंडम और आर्टिकल। तो पार्टनरशिप डीड कैन बी अंडरस्टूड एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या बता सकते हैं अपन? आर्टिकल क्या करता है आर्टिकल? सर सारे इंटरनल मैटर के, तो पार्टनरशिप डीड भी तो वही करती है। अब आपको समझाना ही नहीं पड़ेगा मुझे, अब वो पूरा, हाँ सर पेट गया, राइट। तो इट कैन, हम लिख सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जस्ट लाइक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो पार्टनरशिप डीड में पहला पॉइंट लिखिए, रिटन डॉक्यूमेंट। ब्रैकेट में अपन लिख देंगे कैन बी ओरल, कैन बी ओरल, बट है तो वो रिटन डॉक्यूमेंट। आराम से, रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, राइट। सर हमको थोड़ी सी मदद करेंगे कभी कभी, तो मैंने उनको बोला कि आप देख लो कि ये बदमाश कैसे हैं। मान लो कभी प्रैक्टिस करानी है, कुछ ऐसा है, तो एक एडिशन और रहेंगे अपने साथ। सर पढ़ाऊंगा मैं ही पूरा फुल, है ना। मान लो कि आज आधा घंटा और बैठा है, प्रैक्टिस कराओ, तो कभी कभी सर आपको प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। बाकी पूरा सिलेबस मैं ही डिलीवर करूंगा 100%। जीते चलो, नहीं मैं ही। सो राइट, पहला क्या हुआ बेटा अपना? रिटर्न डॉक्यूमेंट, ब्रैकेट में मिलेगा समटाइम में बी ओरल। नंबर 2, म्यूचुअल अग्रीमेंट। है तो है ही, सबसे बड़ा टर्म ही पार्टनरशिप का म्यूचुअल अग्रीमेंट है ना। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट हो गया, म्यूचुअल अग्रीमेंट हो गया, ये तो दोनों बातें अपने को क्लियर है। तीसरा, कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्रोविजंस। कंटेन्स ऑल द टर्म्स ऑल टर्म्स एंड प्रोविजंस वाला हो गया। नंबर 4, अब टर्म सर ये आप बता रहे थे अलग अलग होती है, तो टर्म, कंडीशन एंड प्रोविजन। प्रोविजंस कैसे? जो एक लीगल तरीके से लिखे गए कि 6% इंटरेस्ट देंगे, 5% इंटरेस्ट लेंगे, 3:2 प्रॉफिट देंगे, ये प्रोविजंस बन गए, है ना। टर्म्स, किन टर्म्स पे क्या कैपिटल लाना वाना है, कैसे हुए, और कंडीशन कुछ स्पेसिफिक कि ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे। तो ये होता है टर्म्स, कंडीशन एंड प्रोविजन एकदम फिक्स्ड है कि इतना ब्याज देंगे, ऐसा प्रॉफिट बांटेंगे। लेकिन कंडीशन में अगर किसी को बीमारी हो गई और वो इतने समय नहीं आया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या कोई नया पार्टनर आया तो क्या करेंगे, रिटायर हुआ तो क्या करेंगे, तो ये क्या हो गई? कंडीशंस, राइट। अच्छा, ये सब एक साथ मिलके लगती है। अगर आप एक ही बात मानो तो भी सही है कि सर लिखा है कब क्या करना है और कैसे करना है, राइट। नंबर 4, आफ्टर दिस, इनफोर्सेबल एट कोर्ट ऑफ लॉ। इनफोर्सेबल एट कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या सर? बच्चों ऐसे समझो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है पार्टनरशिप के बीच में, अचानक हमारे बिहारी बाबू की शादी हो गई, तो श्रीमती आ गई, तो उन्होंने मती दे दी कि तुम सुबह 8 बजे से जाकर रात को 9 बजे तक दुकान पे काम करते हो, ये वो फलाना, तुमको तो अलग से सैलरी मिलना चाहिए। रोज बोले टुकुर टुकुर कुटर कुटर कुटर, एक दिन दिमाग खराब हो ही जाता है ना। तो सब मुंह चढ़ा के आ गया। तो भैया सब दोस्त लोग पार्टनर होते हैं, आज मैं दुखी होऊंगा तो रविजीत 100% दुखी होगा, रविजीत दुखी होगा तो मैं दुखी होऊंगा। तो पूछा भाई क्यों? बोले वो भाभी ऐसा बोल रही थी कि सैलरी मिलनी चाहिए। अच्छा, मैं और रविजीत है तो हाँ कर देते हर बात में एक दूसरे के, लेकिन 4 पार्टनर है, एक अड़ गया नहीं, 3 हाँ कर रहे हैं लेकिन एक मना कर रहा है, तो फिर नहीं मिलेगी। लेकिन लड़ाई बढ़ गई, तो सभ्य लोग हैं, हालांकि ये तो कहीं से भी काम अपना करवा सकता है, लेकिन सभ्य आदमी बोले चलो कोर्ट में चलते हैं, तो कोर्ट गए। अब जब कोर्ट में गए तो ऑनरेबल जज के सामने प्रस्तुत हुआ केस, तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द मैटर, तो उन्होंने कहा साहब हम चारों पार्टनर हैं, ओके, ये हमारा बहुत मेहनती पार्टनर है, वेरी गुड, ये चाहता है कि हमको सैलरी मिले। तो जज बोलेगा व्हाट्स रॉन्ग अबाउट इट, बट हमारा एक पार्टनर नहीं चाहता, मतलब म्यूचुअल कंसर्न और म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है। तो जज पूछेगा डू यू हैव अ पार्टनरशिप डीड, तो आपने बोला यस, तो जज बोलेगा सब बैठ जाओ, डीड लाओ। और डीड में कहीं नहीं लिखा है कि सैलरी मिलेगी, तो गेट लॉस्ट, सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब कोर्ट में भी अगर डिस्प्यूट है
तो ऑनरेबल जज पहले किसको मानेगा? पार्टनरशिप डीड को। क्लियर हुई बात? और अगर डीड में वो प्रोविजन है तो पहले उसको माना, नहीं है तो अभी आगे पढ़ेंगे क्या करना है, राइट? लेकिन नॉर्मली कोई भी डिस्प्यूट है और डीड है तो डीड ही हमारा गीता, बाइबल और आपकी जिनवाणी है, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन अभी आगे बताता हूं इसके साथ ही, किसी बात पे सारे पार्टनर एग्री हो गए, क्या बोला मैं? तो वो डीड भी फिर डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट। बिकॉज पार्टनरशिप की एसेंस और जान क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट। दैट्स इट। मतलब फिर सारे लॉ भी खत्म। अगर एवरीथिंग फॉल्स अंडर लीगल परव्यू तो फिर वो म्यूचुअल एग्रीमेंट है और वो यस है। जैसे इनने बोला सैलरी मिलनी चाहिए और सबने बोला हाँ, तो भले ही डीड में नहीं लिखी है, मिलेगी। और डीड में लिखी है और एक भी सब बोले ना तो भी मिलेगी। तो दोनों तरफ से समझ में आया। गेटिंग माय पॉइंट? तो नेक्स्ट लिखिए, इंटरनल बायलॉज ऑफ द फर्म। इंटरनल बायलॉज ऑफ द फर्म। आज मैं इतना थका हुआ था और तुम्हारे पास आते ही एनर्जी आ गई मेरे को। देखो कैसे पढ़ा रहा हूं, कूद कूद के। सुबह से थक गया हूं पढ़ा पढ़ा के। इंटरनल बायलॉज ऑफ द फर्म मतलब वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट? कि सब कुछ फॉर्म में कैसे होगा वो सारी जानकारी कहां होगी? डीड में। अच्छा, इसके अलावा क्या बहुत सारी चीज पढ़ के आए, वो नहीं डालूंगा इसमें। नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर का नाम, एड्रेस, राइट्स, ड्यूटीज, वो नहीं चाहिए हमको, क्योंकि उसका अकाउंटिंग से अभी कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं। पर मोटे तौर पर अगर 5 पॉइंट जिदेश हमारे दिमाग में है, हमारे फुल मार्क्स आएंगे। हम उसको घुमा के लिखें तो बढ़ ही जाएगा। तो पार्टनरशिप डीड क्या हुई? A partnership deed can be defined as a written legal document which is a mutual agreement which contains all the terms, condition and provision among all the partners, which is enforceable at court of law and act as a article of association, or overall it governs the overall partnership conduct and distribution of profit and assets and liability. That is called partnership deed. It can be written or oral. It can be registered or unregistered. So which is better, registered or unregistered? Because registered की वैल्यू ज्यादा है। तो हमने पढ़ा व्हाट इज पार्टनरशिप। अब कोई भी कहीं मत देखना, सिर्फ मुझे देखो। तो व्हाट इज पार्टनरशिप में पहला पॉइंट क्या था? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कोई सा भी बोल दो, लाइन से नहीं बोलना है। कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 5, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। आपको एक बात समझो बेटे, ये मैं क्या कर रहा हूं, बड़ा सिलेबस है और उसको यहीं के यहीं ठोकना है, क्योंकि 3 किताबें हैं। 11th इतू सा कोर्स था, है ना बेटा? इसमें ध्यान ज्यादा रख। अच्छा, डिफिकल्टी नहीं है। जब आप पढ़ रहे हो आपको लग रहा है हाँ सर वी आर गेटिंग एवरीथिंग, बट आर वी रिटेनिंग एवरीथिंग? सो आई एम सपोज टू फोकस लिटिल मोर। सो व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज फॉलो वन थिंग। जब जब आपको कोई चीज पढ़ाई जाए, वेदर स्कूल और ट्यूशन और यू स्टडी, 15 मिनट पढ़ने के बाद यू टर्न लो एंड जस्ट रिवाइज व्हाट यू हैव डन। देन गो टू अगेन नेक्स्ट 15 मिनट, फिर यू टर्न लो, दोनों 15 मिनट पढ़ो। फिर नेक्स्ट 15 मिनट में जाओगे तो पहला 15 मिनट का रिवाइज मत करो। मतलब आपको 15 के अगर 4 भाग हैं तो पहली बार फुल रिवीजन 15 का, दूसरी बार में पहला 15, दूसरा 15, तीसरी बार में दूसरा और तीसरा, चौथी बार में तीसरा और चौथा। दैट्स इट। इससे आपका 70-80% रिटेंशन बढ़ जाएगा। वो जो कीवर्ड्स के नंबर शिशुकुंज और सत्य साई और राइफल्स जैसे स्कूलों में काट देते हैं, वो कटना बंद हो जाएंगे और बोर्ड में आपका काम तगड़ा हो जाएगा। क्लियर हुई बात? और फॉर्मूलेज मैथ्स में भी करो। कर लिया, बहुत अच्छा आ गया ना? दोबारा पूछो उससे, तेरे को समझ में आया? बताइए क्या है, हाथ रख के। वो ये तरीकों से आप क्या करोगे, खेल खेल में ही चीजें सॉलिड होती जाएगी तीर्थेश, समझे? अच्छा, अगर हम ये करेंगे नहीं तो नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन फिर हमारा परफॉर्मेंस और हमारे एफर्ट्स एग्जाम में ज्यादा लगेंगे। और मैं आते नहीं बैठते, ये नहीं आ रहा मेरे को, वो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? सब पढ़ाया हाँ, नोट्स बनाए हाँ, तो वो चाटे ना नोट्स तूने कि रख दिए थे उसमें, कॉकरोच अंडे दे रहे। एक ही नारा बार बार रिवाइज करो, चीजों को रटना नहीं है, रिवाइज करना है। बात पूछना अलग तरीके से। मैंने लाइन से पूछा क्या? नहीं, को भी आगे पीछे, लेकिन हमें पता है। क्लियर हुई बात? पार्टनरशिप डीड के पॉइंट्स बताओ, बिना देखे मत देखो, बिल्कुल मत। इनफोर्सेबल एट कोर्ट ऑफ लॉ,
इंटरनल बायलॉस विच गवर्न्स द होल पार्टनरशिप, राइट, दिस इज ओके, लीगल। तो यहां तक आ गए अपन, बातें ही बातें, अभी तो आधा घंटा हुआ। बहुत पढ़ाई होती है बेटा 70 मिनट की क्लास में, और 70 मिनट से कम क्लास में एक भी दिन नहीं लूंगा। जिस दिन छुट्टी करी, फेल हो गए, छूट जाएगा बहुत। और पढ़ाऊंगा इसी स्पीड से, थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी जब समझ में और तेजी से आने लगेगा, अभी स्लो है। सो लेट्स मूव ऑन। तो सर यहां तक है। अब एक प्रश्न आता है, आपने सर बार बार बोला 2 or more इंडिविजुअल कैन बी पार्टनर, इफ सपोज 2 firms आर पार्टनरिंग देन, वेरी गुड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम 2-3 पीपल, यू स्पोक फर्स्ट। अगर 2 फर्म के बीच में पार्टनरशिप है तो वो क्या कहलाएगी, जॉइंट वेंचर, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाए, दोनों में छोटा। अच्छा, ये सिलेबस में नहीं है बोलते हैं, लेकिन एमसीक्यू में फंसा दिया तो कैसे, वेदर इट इज कंस्टिट्यूटेड एज व्हाट, या रीजन और असर्शन में एक डाल दिया, राइट। तो हमको समझ में आना चाहिए कि 2 बिजनेस जब कोलैब करते हैं तो वो जॉइंट वेंचर होता है, या अमालगमेशन होता है, राइट, या कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस होता है, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाता है। गेटिंग माय पॉइंट। पार्टनरशिप के लिए इसेंशियल क्या है, 2 or more इंडिविजुअल एंटिटी वर्ड यूज, गारंटी बोल रहा हूं अगर इतनी बारीकी से आपके स्कूल में बात कर दे तो। एंटिटी मतलब फिर फर्म भी आ गई, और इंडिविजुअल मतलब ओनली इंडिविजुअल, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी पार्टनर। ये इसलिए सीखने आते हैं सर पुष्पेन सर के पास, छोटी सी बात है, घुमा दी लैंग्वेज। 2 आर्टिफिशियल पर्सन ज्वाइन हैंड्स, आपने यस गया 1 नंबर। अरे भाई, आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी पार्टनर, दे कैन बी इन ज्वाइंट वेंचर, दे कैन बी इन कोलैबोरेशन और अमालगमेशन। पार्टनर्स 2 व्यक्ति ही हो सकते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सर क्या हो इफ देर इज नो डीड, लिखिए, व्हाट इफ नो डीड। अगर डीड नहीं है तो क्या होगा। सर डीड नहीं है तो या तो प्यार होगा या झगड़ा होगा। जब तक प्यार है तो म्यूचुअल कंसर्न है, जो तू बोले हाँ तो हाँ, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जब तकरार होगी तो ये रोटी जल गई, तुमको तो खाना पकाना नहीं आता, तुमको तो कपड़े पहनना नहीं आता, तुमको तो घर संभालना, लड़ाई चालू। लड़ाई चालू तो फिर डिस्प्यूट, डिस्प्यूट तो फिर तबले बजेंगे। तो पार्टनरशिप में भी होगा ये। तो डिस्प्यूट है तो भैया एग्रीमेंट कर लो, देख लो जिस बात पे, पर एग्रीमेंट तो है ही नहीं, फिर क्या करें। डीड नहीं है और म्यूचुअल कंसर्न नहीं बन रहा है, लड़ाई हो गई, तो कैसे शांति हो। बोले सबसे अच्छा तलाक, 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 पार्टनरशिप खत्म कर दो। लेकिन ऐसे थोड़ी होता हर छोटी बात पे, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा। तो ऐसे में जब डीड नहीं हो और किसी भी तरह का डिस्प्यूट पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में आ जाए, तो एक कॉन्सेप्ट है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्लियर। अब आएगा तो ये क्या है, भले आपने पढ़ लिया हो, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ऐसा पढ़ें कि पहली बार पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ लिए वो ऐसा ही पढ़ें कि हमको तो पता ही नहीं है। हर क्लास में ऐसे बैठो कि हमें नहीं आता है, कैसे, लो कॉन्फिडेंस नहीं, वाइप करके, जब बोर्ड साफ करेंगे तभी लिखेंगे ना कि मैंने पढ़ा दिया, बाद में स्कूल में पढ़ रहा, तो वहां ऐसे बैठो कि हमको कुछ नहीं पता। क्यों, हर टीचर कुछ देगा बेटा, कोई ज्यादा अच्छा लगेगा, कोई कम अच्छा लगेगा, टीचर तो वो भी है। आपको अजीब लगता होगा ट्यूशन वाले इतनी अच्छी बात करते हैं क्या, हम तो 11th से कर रहे हैं। करो, हम आपको चूज एंड पिक नहीं करना, आप कैसे बैठे हो, स्टूडेंट, बस। तो हर व्यक्ति जिसके सामने हम बैठ गए हैं उसे अपना टीचर माने और उससे सीखें। वो आप दोस्त भी हो सकते हो दूसरे के, क्लियर। तो सीखोगे अच्छा, और कंपैरिजन मत करो क्योंकि फिर मैं ही जीतूंगा, मस्ती। सो रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो मैं डायरेक्ट नहीं चलता हूं, अपन ऐसे सोचते हैं कि बड़ी बातों पर कौन सी लड़ाई हो सकती, क्या चीजें जिस पर सबसे ज्यादा लड़ाई हो सकती। सबसे पहली लड़ाई सर धन, है ना। जर जोरू और जमीन ने इतिहास में युद्ध युद्ध कराए, है ना। तो भैया जर के लिए लड़ाई हो रही है, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके अगर डिस्प्यूट है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, म्यूचुअल एग्रीमेंट भी नहीं बन रहा है कंसर्न, तो फिर बहुत सिंपल है, पहला पॉइंट, इक्वल
distribution of profit and loss, irrespective of working, irrespective of investment, irrespective of whatever you are, कोई लेना देना नहीं है। कानून की नजर में सब पार्टनर बराबर बराबर हैंगे, इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरी लड़ाई होती है मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, बोनस दे दो, रॉयल्टी दे दो। हाँ तो दे दो, डीड में है तो दे दो, लेकिन डीड में नहीं है और हाँ भी नहीं है, तो ये खड़ा हो गया कि मेरे को सैलरी दो, वो खड़ी होगी कि मेरे को बोनस दो, वो पीछे बोलता रॉयल्टी दो, मेरे ही प्रोडक्ट है। तो भैया सब मान जाए तो तेरे को सैलरी दे दो, इसको कमीशन दे दो, उसको रॉयल्टी दे दो, उसको बोनस दे दो, लेकिन मानने को भी तैयार नहीं, डीड में लिखा नहीं। तो आंसर है नो रेम्यूनरेशन। कोई मेजोरिटी 100% ही था, एक भी अगर मना करेगा तो गया खेल। म्यूचुअल मतलब 100% एग्रीमेंट, 10 के 10 हाँ, 2 के 2 हाँ, 100 के 100 हाँ, 99 हाँ और एक भी ना है तो नहीं चलेगी। वहां मेजोरिटी का काम नहीं है, मोदी सरकार बना लेगी कि चलो, ऐसा अलाउड नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है ना ये, चलें। तो नो रेम्यूनरेशन, नो रेम्यूनरेशन मतलब ना सैलरी, ना कमीशन, ना बोनस, बेटा है ना कोई अदर देन ग्रेचुटी, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, सिर्फ गया। तीसरी लड़ाई होती है पैसा जिसने ज्यादा लगाया उसको लगता है कि मेरे को ब्याज मिलना चाहिए, राइट। कई लोग पैसा लगाते ही नहीं है, वर्किंग पार्टनर होते हैं, कई और इन्वेस्टिंग पार्टनर होते हैं। तो अगर एग्रीमेंट में लिखा है डीड में, जरूर दीजिए, म्यूचुअल एग्री हो गए जरूर दीजिए, लेकिन डीड में भी नहीं लिखा और म्यूचुअल भी लड़ाई चल रही है, तो सिंपल आंसर है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को कोई ब्याज कैपिटल पर नहीं दिया जाएगा। गॉट इट? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है। डन, बहुत बढ़िया। तो अब क्या हुआ कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग का मतलब तो है एनी असेट विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज इज ड्राइंग। तो सर हम पार्टनर हैं चारों और हमने डिसाइड किया कि 20,000 रुपए महीना विड्रॉ करेंगे अपने घर खर्च के लिए, तो क्या वो ड्राइंग्स इज सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? द आंसर इज नो। देन विच ड्राइंग इज सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? कैपिटल नेचर, अगेंस्ट कैपिटल हो तो, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता है तो हम सारी ड्राइंग्स को क्या मान के चलते हैं? अगेंस्ट कैपिटल। अदरवाइज प्रॉफिट के विड्रॉल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई क्लॉज नहीं है। तो नो आईओसी, नो आईओडी। अब अगला पॉइंट आता है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो कैपिटल पे तो आपने नो आईओसी लिखा, पर जब लोन है इंटरेस्ट ऑन लोन तो उसमें कोई भाई डिसाइडेड हुआ है तो दे दो, किसी चीज पे अगर आ गए हो तो दे दो, लेकिन डीड भी नहीं है और म्यूचुअल एग्रीमेंट भी नहीं है तो मिनिमम कितना दिया जाएगा? 6%। कितना दिया जाएगा? 6%। तो ये 5 पॉइंट जो हैं ये प्रैक्टिकल में काम आएंगे। 2 पॉइंट इसके 6 और 7 थेरिटिकल है। इक्वल राइट टू असेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। सभी पार्टनर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को असेस करने का इक्वल राइट है और सभी पार्टनर को पार्टिसिपेट करने का भी इक्वल राइट है जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो अपन देखते हैं कि सर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मेजर 5 पॉइंट क्या है। पहला ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा है ना, मतलब नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 लोन इज 6% एंड 2 पॉइंट्स इक्वल राइट टू असेस एंड पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। अब इसकी ट्रिक मैंने बनाई, इतने सबको मैं लिखता हूं, नो इक्वल टू 6%। अब आप समझ लो नो में क्या क्या आ गया?
नो आईओसी, नो आईओडी, नो रेम्यूनरेशन। इक्वल में इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस, इक्वल राइट टू असेस द बुक्स एंड इक्वल पार्टिसिपेट, और एक्सेप्शन इज 6%। ये है ट्रिक। अब हमारे दिमाग में क्या बैठना है? नो इक्वल टू 6%। आया समझ में? किसी को कोई डाउट जरा सा भी? सिंपल है, आ गया है ना? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे क्योंकि अपने पास टाइम है। धीरे धीरे आज नहीं पढ़ाऊंगा इतना बहुत सारा, लेकिन बाकी सब बैच से आप आगे जा रहे हो। बाकी सब बैच में 1 घंटा पूरा यहाँ तक पहुँचने में लगा। आपकी बैच में 50 मिनट्स के आसपास ही हो गया, तो 10 मिनट हमारे पास हैं, राइट? तो अपन आगे बढ़ते हैं। पहला दिन है, यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार रिकलेक्ट कर लीजिए बस 2 मिनट में, अपने आप गो थ्रू। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं पानी पी लूँ, फिर आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ इसमें आज 70 नहीं 60, और कोई टाइमिंग का तो इशू ही नहीं। अब जितना मर्जी हो अपन पढ़ेंगे। लगा सर आज छोड़ दो, सर आज चलने दो, चलने देंगे, राइट? सैटरडे को कभी कभी खींच लिया करेंगे कि संडे है सर, रगड़ दो। आगे बढ़ते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? तो इसके बाद हमको पढ़ना होता है थोड़ा सा कैलकुलेशन ऑफ आईओसी एंड इट्स ट्रीटमेंट, और फिर कैलकुलेशन ऑफ आईओडी एंड इट्स ट्रीटमेंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कई टीचर्स पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर देते हैं, पर मुझे लगता है कि छोटा छोटा बेस पहले बता दो बच्चों को, तो उनके लिए आसान होता। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं? लिखिए कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, सिंपल। हाँ ठीक है, वो बुक में दिया, वो तो बताएंगे। वो मैं तो आपको कब बताऊंगा बच्चे? P&L जब बनाएंगे ना, तब दोनों बता दूंगा। अच्छा, और आईओसी का भी जब स्पेशल ट्रीटमेंट आएगा तो ये पॉइंट आएगा, चार्ज, और वो तो है। एक चलते हैं, सही है। अच्छा, कौन कौन से स्कूल में पार्टनरशिप पढ़ा रहे हैं? बस बहुत बढ़िया, अब तो आपके मजे हो गए। बस बेटा ध्यान दोनों जगह देना है ना। थोड़ा वहाँ तेज चलेंगे, वो अपन थोड़ा स्लो चलेंगे, तो अच्छा है ना। वहाँ पढ़ने के बाद यहाँ प्रॉपर रिवीजन होता जाएगा और आपके दिमाग में सेट होती जाएगी, है ना। और वर्कशीट इस बार प्रिंटेड मिलने वाली है, वो नहीं दूंगा, ऑनलाइन वाली। हर टॉपिक के हाथ में मिलेगी। 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, वही नंबर उतने रहेंगे। कॉपी आपकी होमवर्क और वर्कशीट कॉपी एक ही कर लो, उसमें अटैच करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। वर्कशीट पे एक भी सवाल नहीं किया, पेरेंट्स यहाँ आएंगे। होमवर्क में एक आध दिन नहीं किया चलेगा, वर्कशीट प्रॉपर करनी, क्योंकि बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट। इस साल मैंने 100 मार्क की पूरी एक बुकलेट बनाई, वो आपके भी काम आएगी। ड्यूरिंग द एग्जाम मैंने जब रिवीजन लिया 3 दिन में, तीसरे दिन उनको वो 100 क्वेश्चन दिए। अभी 3 दिन पेपर को बाकी थे, मैंने कहा ये 100 क्वेश्चन कर लो। वो बाहर बैठा, अभी भी अंशुल कल जो आया था, पूछ लेना। बोले सर कुछ भी बाहर नहीं गया। अच्छा, ये कौन बोल सकता है जिसने साल भर पढ़ाई की? कुछ भी बाहर नहीं गया मतलब कोई एज इट इज क्वेश्चन नहीं आए। जितने एडजस्टमेंट ट्रिक्स और कॉम्बिनेशन मैंने उसमें बना बना के डाले थे, वो सब करने के बाद वहां पे 100% पेपर सॉल्व करने की स्थिति बन गई। ये बोल रहा है ना, ये बिल्कुल कोई वो सीरीज नहीं है कि उसी में से एज इट इज क्वेश्चन आएगा, नहीं। लेकिन उसमें दिए हुए एडजस्टमेंट के बाहर कभी भी पेपर नहीं जाएगा, ये कहना है, राइट। और बच्चों ने 2 दिन में 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, धुआं मच गया। तो ये आपके लिए भी अवेलेबल होगा, और हर बार मैं बनाता हूँ, राइट। छुट्टी मिल गई थी मेरे को इसमें होली में, कॉलेज की 4 दिन। तो घर वाले गुस्सा होते, मैंने कहा कहाँ जाएंगे होली में, मैं रोज बैठता सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, पूरी CBSE की सारी साइट छान मारी, पिछले 10 साल के पेपर। फिर उसमें मेरे को लगता है कि इसमें ये ऐड होना चाहिए, तो हर क्वेश्चन में एक आध एडजस्टमेंट जो मेरी आदत है वो मिला दिया, तो एक बढ़िया चीज़ बन गई, वो रेडी है। दूसरी, हर टॉपिक पे मैं क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ, CBSE के भी और मेरे भी, तो वो दिख जाएंगे कि ये सर आपकी गाड़ी करी हुई है, ये CBSE का,
तो वर्कशीट में 15 में से 10 क्वेश्चन मेरे होंगे, 5 सीबीएसई के। उसके अलावा आपको हर सॉल्व और अनसॉल्व रोज करना है जाके, राइट। तो लगातार आप सोचो कि मुझे आधा पौन घंटा अकाउंट्स करना है, कभी स्कूल में बैठ के कर लिया, अच्छा सेम क्वेश्चन अगर आपने स्कूल में खुद करा है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं कि सर ये सेम कर लिया हमने तो मुझे चेक करा दो, मैं देख लूंगा, स्कूल वाले से राइट लगवा लेना। इससे ज़्यादा लिबर्टी कोई टीचर नहीं दे सकता। मुझे सिर्फ आपके हाथ से किया हुआ चाहिए कि सर 1 to 7 सॉल्व कर लिया। अब स्कूल की कॉपी में करें या यहाँ कोई दिक्कत, पर ईमानदारी रखने के वो स्कूल में बोर्ड से उतारे हुए ना हो, है ना बेटा, ये नहीं करना आपने को। क्लियर। तो छोटा सा एक हिस्सा लेते हैं, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। एक लोग गायब हो गया। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। तो आईओसी क्या है पहले ये बताओ। अमाउंट विच इज पेबल बाय द बिजनेस टू द ओनर और पार्टनर्स एज पर म्यूचुअल एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड for a period for which the capital is used in the business at a certain rate is known as interest on capital। क्या हुआ interest on capital, right? एक बिजनेस कौन देता है, ये फर्म। किसको देती है, तो फर्म के लिए क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए क्या है, इनकम। लेकिन है ये खिचड़ी का घी खिचड़ी में ही, जो मैं 11th में बताता था कि मैं ही ओनर हूँ, मैं ही पार्टनर फर्म हूँ, मेरी तो फर्म है। बट इसमें फर्क आएगा, क्यों कि भाई किसी का नहीं, वो तो ही बेटा, किसी की कैपिटल ज़्यादा है तो उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, जिसकी कैपिटल कम है उसको इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो यहाँ पे फर्क पैदा होगा, डिफरेंस आएगा। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहले जानना जरूरी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। तो यहीं पर समझते हैं कि इसके 2 मुद्दे हैं, सुन ले, आ गए अपन। इट कैन बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट कैन बी अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर, मैंने 11th में ही बताया था जब अपन ने प्रोविजन और रिजर्व पढ़े थे। तो जो प्रोविजन होता है वो चार्ज होता है और रिजर्व होता है अप्रोप्रिएशन। तो हर वो आइटम बिजनेस के प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय जिसका डेबिट करना कंपलसरी है, क्या बोला, जिसका, उसके बाद ही नेट प्रॉफिट माना जाएगा, वो सब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर हुई बात, है ना। और उसके कारण हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट होगा, वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो एनी एक्सपेंस और लॉस विच इज कंपल्सरीली बुक्ड अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इन केस ऑफ लॉस इज नोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हर चीज जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते थे वो सब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन क्या है, कंडीशनल है, प्रॉफिट में से, राइट। जैसे प्रॉफिट है तो रिजर्व बनेगा, प्रॉफिट है तो फंड में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट है तो ब्याज देंगे, तो ये हो गया एप्रोप्रिएशन। और प्रॉफिट हो या ना हो ब्याज देना ही पड़ेगा, चार्ज, सैलरी देनी पड़ेगी, चार्ज। क्लियर हुई बात। तो फर्क, चार्ज मतलब कंपलसरी डेबिट अगेंस्ट प्रॉफिट, बोलो, और एप्रोप्रिएशन मतलब डेबिट आउट ऑफ प्रॉफिट, राइट। इफ प्रॉफिट मतलब द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एप्रोप्रिएशन इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर मेरी 100 रुपए प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100। लेकिन चार्ज can go beyond the limit, charge can beyond the limit। क्लियर हुई बात आपको। so there is a difference between charge against profit and appropriation out of profit। थैंक यू, कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।